नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम वर्ष 2016 में आए क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे। अगर आप वर्ष 2017 से लेकर के 2022 तक के डिस्कशंस को नहीं देखे हैं तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। हमारा डिस्कशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस को डिटेल्स में सारे डायमेंशंस के साथ कवर किया जाता है, तो आप अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? तो वह दमदमा से निकला है। दमदमा स्थल जो है वो मध्यपाषाणिक पुरास्थल है और वह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। 1982 से 1987 तक यहाँ अनेक उत्खनन हुए, जिसके फलस्वरूप 41 मानव समाधान निकले हैं। 41 मानव समाधान निकले हैं, जिनमें से 35 कब्रों में एकल समाधान, 35 में से एकल समाधान निकले हैं और 5 कब्र में 2-2 मानव समाधान तथा एक कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया से मिले हैं ये। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाणिक पुरास्थलों में से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित लेखैया नामक शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है W.A. फेयर सर्विस हैं। W.A. फेयर सर्विस, इस तरह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फेयर सर्विस ने 1971 में यह पुस्तक को लिखा था और इस पुस्तक में प्राचीन पुरातात्विक अध्ययन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विहार का जो संस्थापक था वह धर्मपाल था। धर्मपाल जो था एक बौद्ध धर्मावलंबी था। उसके लेखों में उसे परम सौगत इसको धर्मपाल को कहा गया है। उसने विक्रमशिला में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना की थी। तारानाथ के अनुसार आपको कमेंट में बताना है कि पाल वंश का जो संस्थापक है वो कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो कहां से ज्ञात होता है? तो 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है यह कलिंग का युद्ध का वर्णन। इसमें कहा गया है कि अशोक इसमें कहते हैं कि मैंने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग विजय की। इस युद्ध में 1 लाख व्यक्ति मारे गए और 1.5 लाख व्यक्ति देश से निष्कासित हुए और कई लोग बेघर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसने धारण की थी? तो इसे जो धारण किया था समुद्रगुप्त ने धारण किया था। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के लिए पृथ्व्या प्रथम की उपाधि प्रयुक्त की गई है। यह प्रशस्ति वर्तमान में इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में यह स्थित है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो किसने कहा था? इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। विंसेंट स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? यह पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त हुआ था। पृथ्वीराज जो थे वो चौहान वंश के का शासक था और ये जो थे 1171 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। यह दिल्ली तथा अजमेर का शासक था, जिसे समकालीन मुसलमान इतिहासकारों ने एक और नाम से इसे संबोधित करते थे। तो इनका जो नाम रखा था वो राय पिथौरा
तो इस तरह पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता है। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, आप जानते हैं 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और उसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बुरी तरह परास्त कर दिया था, और पृथ्वीराज रासो जो है इसी युद्ध में लड़ता लड़ता मारा गया था। इस पराजय के पश्चात भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया था। इल्तुतमिश जो था यह दिल्ली का पहला शासक था, जो कि 1210 से लेकर के 36 ईस्वी में यह शासन किया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के इसने ही सबसे पहले चालू किए थे, शुद्ध अरबी सिक्के। मोहम्मद गौरी के गुलाम जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वह इल्तुतमिश था, इसलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो 1526 के युद्ध में यह पराजित किया था, और ये जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1526 में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और बाबर जो है 27 अप्रैल 1526 को अपने को पातशाह घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय ने नागलापुर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वह 1509 से लेकर के 1529 साल तक था। इन्होंने 20 साल तक कुल शासन किया था, और यह एक महान विजेता और प्रशासक थे, और साथ साथ इनकी जो रुचि थी कला और संस्कृति और साहित्य में भी था। उन्होंने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ, इन्होंने एक तेलुगु ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद इन्होंने लिखा था। इसमें इन्होंने अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया था। उसने अनेक मंदिरों, मंडपों और तालाबों का निर्माण करवाया था। अपनी राजधानी, इनकी जो राजधानी थी वो विजयनगर थी, विजयनगर, और अपनी राजधानी के निकट ही नागलापुरा की स्थापना किया था इसने। और ये जो नागलापुरा की जो स्थापना किया था वो अपनी माँ की स्मृति में इन्होंने किया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बाबर अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था, ये भी आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर जो है वह चित्रकला के लिए फेमस था। मुगल काल को उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय साहित्य का द्वितीय क्लासिक युग कहा जाता है। द्वितीय क्लासिक युग कहा जाता है, और पहला क्लासिक युग जो है वो कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। जहांगीर ने स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रश्रय दिया था। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था, और जहांगीर के टाइम में ही तंबाकू की खेती सबसे पहली बार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। बाबर और हुमायूं जो थे उन लोगों ने भी संगीत को प्रोत्साहित दिया था, किंतु यह अकबर के काल में अपने यह शीर्ष स्थान पर यह पहुंच गई थी संगीत। अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा लाला कलावंत से प्राप्त की थी, और जो अकबर जो था स्वयं जो था वो नगाड़ा वादन में प्रवीण था। नगाड़ा वादन में प्रवीण था, तो नगाड़ा बजाने का ये शौकीन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मुगल काल में जिस मदरसे ने
मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की वह स्थिति था, तो वह जो स्थिति था वह लखनऊ में था। मुगल शासकों ने शिक्षा का भी पोषण किया था। मुगल काल में मकतब को प्राइमरी शिक्षा बोला जाता था और मदरसों की व्यवस्था होती थी जहां शिक्षा प्रदान की जाती थी। विभिन्न मदरसे में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जैसे कुछ देख लेते हैं। लखनऊ का फिरंगी महल, लखनऊ का जो फिरंगी महल था वो न्याय की शिक्षा के लिए फेमस था। लखनऊ का जो फिरंगी महल था वो न्याय की शिक्षा के लिए फेमस था। और सियालकोट का जो मदरसा था वह व्याकरण की शिक्षा के लिए फेमस था। तो इन दोनों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो वो 1820 से लेकर के 1827 के बीच में वो मद्रास के गवर्नर रहे थे। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता सर टॉमस मुनरो को ही माना जाता है और इनके साथ साथ कर्नल रीड को भी माना जाता है। यह व्यवस्था जो थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, तमिलनाडु, मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, आसाम में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्र का 51% भाग पर जो था वो रैयतवाड़ी, मैक्सिमम भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? तो एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था यह, तो 1 का 4 हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध से क्या हुआ था? तो यह पेरिस की संधि से अंत हुआ था यह तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो पेरिस की संधि से अंत हुआ था, बी का 1 हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वह अनिर्णायक रहा था, तो सी का 3 हो जाएगा। और प्रथम मैसूर जो हुआ था जिसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। तो देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 से लेकर के 48 के बीच में हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1758 से 63 के बीच। और द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ था वो 1749 से लेकर के 1754 के बीच में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से लेकर 69 के बीच में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो प्रथम शिकार जो हुआ था वो सतारा हुआ था। लॉर्ड डलहौजी को विलय नीति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इस नीति के तहत सबसे पहले सतारा को इसने शिकार बनाया था, जो कि 1848 में सबसे पहले सतारा को अपने में मिलाया था। फिर जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो डीके कार्वे का जो नाम आता है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह में इनका नाम अग्रणी है। इनका जो पूरा नाम था धोंडो केशव कर्वे था। इन्होंने 1906 में बंगाल में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की थी और 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आप इसको ये ध्यान रखना है आपको। 1906 में बंबई में प्रथम महिला विद्यालय और 1916 में पुणे में भारतीय महिला विद्यालय की स्थापना की थी। और डीके कर्वे का जो संबंध है विधवा पुनर्विवाह से भी है। भारत सरकार ने 1958 में भारत सरकार ने भारत रत्न से इन्हें नवाजा था। तो यह दोनों ही होगा, स्त्री शिक्षा और पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रमुख जो नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। तो ये जो है वह सही होगा।
खिलाफत जो आंदोलन हुआ था वह 1919 से स्टार्ट हुआ था यह। और खिलाफत आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था दिल्ली में, जो इसका अध्यक्षता किया था वो महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था। तो उसी के बाद हुआ खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध यह खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन को देख लेते हैं कब आरंभ हुआ था। देवबंद आंदोलन जो है वो 1866 में आरंभ हुआ था। मोहम्मद कासी, इनका नाम था मोहम्मद कासी ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, तो इन दोनों ने मिलकर ही 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। यह आंदोलन मूलतः मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने तथा अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति के विरोध में चलाया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका अहम योगदान रहा था। 1888 में देवबंद के उलेमाओं ने सर सैयद अहमद खां की संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध इन्होंने फतवा जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो उनकी पार्टी का जो नाम था वह स्वराज पार्टी था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद कांग्रेस के विरोध में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा इलाहाबाद में की जाती है। और इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम ना करने देकर भारत शासन अधिनियम 1919 के का उल्लंघन करना था। मेन रूप से मतलब कुल मिलाकर ये था कि ये काउंसिल में घुसकर ब्रिटिशर्स को कामकाज करने से रोकना था इनका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आप जानते होंगे। और इस हत्याकांड के ही विरोध में नाइटहुड की उपाधि या इसको सर की उपाधि भी बोलते हैं, सर की उपाधि इन्होंने परित्याग किया था। और शंकरण नारायण जो थे वो कार्यकारिणी परिषद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या है? तो इनके आंदोलन का जो नाम है वह लाल कुर्ते यानी रेड शर्ट है। सबने वाग्या आंदोलन के दौरान तत्कालीन पश्चिमोत्तर भारत में पठानों द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध में खुदाई खिदमतगार नाम से आंदोलन चलाया गया था और उसे ही लाल कुर्ती कहा गया। लाल कुर्ती इसलिए कहा जाता था कि इस संगठन के स्वयंसेवक लाल रंग की कुर्ती पहनते थे और इस संगठन के जो लीडर थे वो खान अब्दुल गफ्फार थे, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, यानी फ्रंटियर गांधी भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो कौन सा नवीनतम है? गोंडवाना। इनमें से जो है वो गोंडवाना नवीनतम है। सबसे पुराना जो हम लोग देख लेते हैं, सबसे पुराना जो चट्टान है वो आर्कियन है, फिर धारवाड़ है, फिर कुड़प्पा है, फिर विंध्यन है, देन गोंडवाना है, फिर दक्कन ट्रैप है, फिर टर्शियरी है और फिर क्वार्टरनरी है। इनको आप देख सकते हैं। अच्छा, ये गोंडवाना क्षेत्र में कोयले का जो है उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्वतीय दर्रा दे रखा है और उसके संबंधित राज्य दे रखे हैं, तो मिला लेते हैं। माना जो है वह उत्तराखंड में है, माना, नीति और लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है। नाथुला जो है सिक्किम में है, तो बी का 1 हो जाएगा। और जोजिला जो है वो जम्मू कश्मीर में है, तो सी का 2 हो जाएगा। और सिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, जोजिला जो है वह जम्मू कश्मीर में पहले था, लेकिन अभी जो है इसको एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो लद्दाख में है। यह
तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला से ही लेह जाते हैं। जोजिला दर्रा जो है यह जौस्कर श्रेणी पर स्थित है। कहाँ? जौस्कर श्रेणी पर स्थित है और इससे होकर श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। जबकि सिपकिला जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। और बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है और इससे होकर जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता है, जम्मू से श्रीनगर। और चुम्बा घाटी जो है वह तिब्बत में सिक्किम और भूटान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी चोटी है भारतीय प्रायद्वीप की? तो अन्नाईमुदी है। अन्नाईमुदी की जो हाइट है वह है 2695 मीटर और यह जो है पश्चिमी घाट में यह स्थित है। और सेकंड जो लार्जेस्ट चोटी है वह डोडा बेटा है जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी में है और इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है उसको देखना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, सही है। तिलैया बांध जो है कोनार नदी नहीं बल्कि यह तिलैया जो है बराकर रिवर पर है और यह झारखंड में है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पे है, सही है। नागार्जुन बांध जो है वह कृष्णा नदी पे है, तो बिल्कुल सही है। और यह तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी में है और यह कोडरमा जिले में है। यह कहाँ? कोडरमा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फो दे रखा है आल्प्स पर्वत पर, सही दे रखा है। बोरा जो है वो पोलैंड में नहीं बल्कि वह इटली और युगोस्लाविया सागर पर बहती है, तो ये गलत हो जाएगा, ये इटली होना चाहिए। और मिस्टल जो है राइन नदी में बहती है, सही दे रखा है। और खमसिन जो है वो मिस्र में बहती है। ये सब जो हैं वो पवने हैं और ये जो है शुष्क पवने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा जो है वो चेन्नई में होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून में चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है और वो जो होता है वो 40 सेंटीमीटर होता है मात्र। यह महानगर उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य प्राप्त करता है। और ये जो है चेन्नई में जो वर्षा जो होता है मुख्यतः वह उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन से होता है और ये ठंड के दिनों में यहाँ वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो श्रीलंका जो है चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और इसके बाद जो है चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बंदरगाह कौन सा सम्मिलित नहीं है? बंदरगाह दे रखा है और उसके देश दे रखे हैं, तो देखते हैं। रॉटरडैम जो है वो नीदरलैंड में है, बिल्कुल सही है। इगारका जो है वो चीन में नहीं है, जबकि इगारका जो है यह रूस में है। कहाँ? रूस में है और यह यानिशी नदी पर के किनारे ही है, यानिशी। और मॉन्टेविडियो जो है वो उरुग्वे में है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया में, बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं, कौन कौन से सम्मिलित शहर हैं? तो आगरा, दिल्ली और जयपुर इसमें शामिल हैं। मानचित्र पर दिल्ली, आगरा एवं जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार निर्मित होने के कारण यह नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति आवर्स की गति से चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो किसकी उद्भव की व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड की उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेतेयर ने किया था। और ये जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। घास के मैदान दे रखे हैं और उसके महाद्वीप दे रखे हैं। तो चलिए मैच करवाते हैं। लानोस जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, तो ए का हो जाएगा 4। स्टेपीज जो हैं वो यूरोप में पाए जाते हैं, तो बी का हो जाएगा 3। प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, और वेल्स जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है। तो आप मैच करवा सकते हैं। ए नंबर जो है सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिम तटीय मैदान गुजरात से, जैसे ये मैं भारत का मैप बना देता हूं, यह जो है गुजरात से जो लेकर कन्याकुमारी तक यह संबंधित है पश्चिमी तट तक। तो गुजरात से जो गोवा है वह कोंकण तट है, और गोवा से जो मैंगलोर है वो है कन्नड़ तट, और मैंगलोर से जो कन्याकुमारी है उसे बोलते हैं मालाबार तट। इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब हो जाता है घटते क्रम, मतलब ज्यादा से कम की ओर। तो देखते हैं। दे रखा ग्रेट बैरियर दे रखा है, ग्रेट बियर, बैकाल, विक्टोरिया और सुपीरियर। सुपीरियर का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है, और यह जो है 82,100 वर्ग किलोमीटर में है। बैकाल जो है, उसका विक्टोरिया है। विक्टोरिया जो है 68,800 के आसपास है। फिर है बैकाल 31,500, और ग्रेट बियर जो है 31,153 है। तो आप इसे मैच करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अच्छा इसको ये भी देख लेते हैं हम लोग कि ग्रेट बियर जो है वह कनाडा में है, यह कनाडा में है। बैकाल जो है वो रशिया में है। विक्टोरिया जो है वो युगांडा, केनिया और तंजानिया मतलब अफ्रीका में है यह। और सुपीरियर जो है कनाडा और यूएसए के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्र दे रखे हैं, उसके देश दे रखे हैं, मैच करवाते हैं। किनकी दे रखा है? किनकी, कैंटन, लोरेन और बेलो हिरांजांटले। देख लेते हैं। किनकी जो है जापान से संबंधित है, और कैंटन जो है चाइना से संबंधित है। लोरेन जो है फ्रांस से संबंधित है, और बेलोहीरा जांटले जो है वो ब्राजील से संबंधित है। तो आप इसे मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो सही होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं। केंद्र दे रखा है और वहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं वो दे रखा है। तो दे रखा मक्कुम में कोयला पाया जाता है मक्कुम में, तो ए का 2 हो जाएगा। डल्ली राजहरा में लौह अयस्क पाया जाता है, तो एक बी का ए हो जाएगा। कोरापुट जो कि उड़ीसा में है वहाँ बॉक्साइट मिलता है अधिक मात्रा में, तो सी का 4 हो जाएगा। और चित्रदुर्ग में मैग्नीज मिलता है। तो आप इसे मैच करवा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तातीपाका तेल शोध खाना शाला कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, और यह जो है ओएनजीसी का पार्ट है, और यह गोदावरी जिले में है। यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेलांग घाटी किस राज्य से संबंधित है? तो नेलांग घाटी जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का भाग है। वह गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का भाग है, और 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। खिरगिज, बुशमैन, एनू और बद्दू।
तो खिरगिज जो है मध्य एशिया में पाया जाता है, तो ए का 3 हो जाएगा। बोसमैन जो है कालाहारी बोत्सवाना में पाया जाता है, तो बी का 4 हो जाएगा। एनू जो है जापान में पाया जाता है, और बद्दो जो है अरब में पाया जाता है। तो इसका इस तरह जो आंसर हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। दीमक को बोसमैन का चावल कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 2011 की जनगणना से संबंधित अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो समुदाय पूछ रहा है, तो सबसे कम जो कम लिंगानुपात जो है वह सिख में है। सिख में जो लिंगानुपात जो है वह मात्र 903 है, जबकि हिंदू में 939 है, मुस्लिम में 954 है, मुस्लिम में 951 है, जैन में 954 है, और बौद्ध में 965 है। और ईसाई में वो सर्वाधिक है 1023। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। तो बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वह 1106 है। और भारत की जो कुल जनसंख्या घनत्व वो 382 है। इनके भी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है 1028 है। केरला का जो है 860 है, और उत्तर प्रदेश का जो है वह है 829। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। 1971 से 81 में जो जनसंख्या वृद्धि दशकीय वृद्धि दर रही थी 24.66 रही थी, सही दे रखा है। 1981 से 91 में 23.87 रहा था, बिल्कुल सही दे रखा है। 1991 से 2001 के बीच 21.54 दे रखा है, ये भी सही है। और 2001 से 2011 के बीच में 19.5 नहीं था, जबकि यह 17.7 था। ये तो आपको याद रखना चाहिए, 17.7। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 368 से संबंधित है, तो ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। वित्त आयोग जो है 280 आर्टिकल से संबंधित है, तो बी का 3 हो जाएगा। आपातकाल जो है वह 360 से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल 360 से। और अखिल भारतीय सेवा जो है वह 312 से संबंधित है। तो इस तरह ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। बी नंबर जो है आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, तो किसमें स्पष्ट किया था? वेल नोन क्वेश्चन है। केशवानंद भारती बनाम केरला 1973 में किया था। केशवानंद भारती बाद में के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार उसे अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भारतीय संसद संविधान संशोधन की शक्ति का उपयोग कर सकती है। केशवानंद भारती केरल के कासरगोड जिले में स्थित हिंदू मठ के प्रमुख थे, और इनकी जो मृत्यु हुई थी हाल ही में, यानी 2020 में ही हुआ था इनकी मृत्यु। कासरगोड में ही इनकी मृत्यु हुई थी, कासरगोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है, चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन दे रखा है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो इसका ये व्याख्या भी कर रहा है, तो ये इस तरह दोनों सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, क्योंकि मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करना निरर्थक हो जाता यदि उन्हें प्रभावी ढंग से परिवर्तित करने की व्यवस्था ना की गई होती। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा और हृदय है, जिसके बिना संपूर्ण संविधान की अर्थविहीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद जो है वह संशोधन कर सकता है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार में परिवर्तन
संशोधन संविधान के आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, संसद द्वारा किया जाता है, और दोनों सदनों में विशेष बहुमत से यह पारित किया जाता है। विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए और इससे यह पारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो आर्टिकल 51 जो है वह विदेश नीति से संबंधित है। भाग 4 जो है उसमें डीपीएसपी का वर्णन है और अनुच्छेद 51 के अनुसार क्या क्या इसमें वर्णन है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को अक्षुण्ण बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, मध्यस्थता द्वारा राष्ट्रों की पारस्परिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संधियों या कानूनों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। कितने दिनों के अंदर? नहीं तो 14 दिनों के अंदर। संविधान के अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं करेगा? तो 1 वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों तथा उनके बीच शक्तियों के वितरण पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने 1983 में सरकारिया का गठन किया था और इसकी जो रिपोर्ट थी वह 1987 में पब्लिश की गई थी और इसके जो थे 3 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य वित्त आयोग एक है, तो ये क्या है? यह एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 243 के झ के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्य वित्त आयोग को यह अधिकार है कि वह पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 253 के अकॉर्डिंग वह कानून बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि या करार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय के लिए किए गए किसी विनिश्चयन के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके अनुसार संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहां कहां से पारित होना अनिवार्य है? तो वह संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित करना अनिवार्य है। भारत के नए राज्यों के गठन संबंधी समस्त अधिकार भारत की संसद को प्राप्त है। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का गठन कर सकेगी, जबकि अनुच्छेद 4 के अकॉर्डिंग खंड 2 के अनुसार ऐसी विधि जो कि 368 के अधीन हो संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत का महान्यायवादी है, वो धारण करता है। और महान्यायवादी का जो चर्चा है अनुच्छेद 76 में यह चर्चा है। और महान्यायवादी जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी जाति अथवा तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो यह जो है भारत का राष्ट्रपति है। संविधान के अनुच्छेद 341 का और 342 का के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य या संघीय क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्यपाल के परामर्श पर राज्य या संघीय क्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में विनिर्दिष्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संस्थान दे रखा है और अनुच्छेद दे रखा है, तो किससे किससे संबंधित है देख लेते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो आर्टिकल 148 से संबंधित है, तो ए का हो जाएगा 3। वित्त आयोग जो है 280 से संबंधित है आर्टिकल, तो बी का 2 हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण जो है 323 ए से संबंधित है और संघ लोक सेवा आयोग जो है 315 से संबंधित है, तो आप मैच करवा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो 324 के अंतर्गत ये प्रावधान है। आपको कमेंट में बताना है कि वैश्य मताधिकार के लिए कौन से आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो यह अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आंसर। 83वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, जिसके पीछे कारण है कि राज्य की समूची जनसंख्या जनजातीय है, वहां कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो राज्य का विधानमंडल है। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 सी के अनुसार किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में दिए गए हैं। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है और 6 में जो है राज्य का प्रावधान है और 4 क में जो है और मूल कर्तव्य का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, यह पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी और इसका जो मूल उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था को अपनाना था और जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है, बी.आर. मेहता को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है और इन्होंने ही 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन का सिफारिश किया था। इन्होंने इनकी सिफारिशों के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो 1, 2, 3 होगा, तीनों सभी होगा इसमें। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तो ये तीनों ही होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या जो है वो 21 हो सकती है। वस्तुतः सहकारी समिति के निदेशक की न्यूनतम और अधिकतम संख्या का उपबंध राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर विधि बनाकर की जाती है।
वर्तमान में न्यूनतम 9 सदस्य और अधिकतम 21 सदस्य। तो मिनिमम जो है 9 सदस्य और मैक्सिमम जो है 21 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो कर्नाटक है, यह पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य कौन सा नहीं है वो देखना है। गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, यह है। कमजोर वर्ग को की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ये भी है। बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो निगेटिव पॉइंट है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार, तो ये है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। घाटी की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। सी आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? तो केलकर समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर जो है वो विकिरण तापमापी यानी रेडिएशन थर्मोमीटर्स को कहा जाता है। पायरोमीटर जो है एक प्रकार का दूर संवेदी थर्मोमीटर है जो किसी सतह के ताप का मापन कर सकता है। यह किसी भी दूरी पर उपस्थित सतह का ताप उसके द्वारा उत्पन्न तापीय विकिरण के आधार पर मापता है। यह एक विकिरण तापमापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो यह किसको किस परिवर्तित करती है? तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका जो तात्पर्य है जनरेटर से होता है जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनमो में घूर्णन करते हुए तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट धारा में रूपांतरित करता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वायु की गति निम्नलिखित में द्वारा मापी जाती है। तो एनीमोमीटर द्वारा यह मापी जाती है। और बैरोमीटर द्वारा जो होता है वह वायु दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर द्वारा जो है वो अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, क्या ये होते हैं? ये सौर सेल होते हैं जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा का रूप जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को न्यूनतम कितनी दूरी पर वह स्पष्ट रूप से देख सकती है? तो 25 सेंटीमीटर से वह स्पष्ट रूप से देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए किया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए किया गया था। और ये जो है नोबेल पुरस्कार जो मिला था उन्हें 1921 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में आती है? तो यह जो है मीथेन, यह प्रयोग में आती है। और मीथेन गैस जो है वो कूड़ा करकट और पादप के अवशेष, पशुओं के गोबर इत्यादि से मीथेन गैस प्राप्त किए जाते हैं। और धान के खेत में जो है मीथेन गैस की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों के की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? तो भारी पानी जो है वो हैवी वाटर जो है वह विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में वह काम में आता है। भारी जल हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटेरियम, जिसको ड्यूटेरियम को लिखते कैसे हैं देख लेते हैं हम। ड्यूटेरियम को 1H2 बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसका ऑक्साइड होता है D2 हो जाता है।
परंपरागत नाभिकीय रिएक्टरों जिसमें यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, और भारी जल जो है वह विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये सारा ही होता है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरोमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो यह है कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण जो होता है वो टमाटर का रंग लाल होता है, और एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण प्याज का रंग लाल होता है, यह प्याज का रंग लाल होता है इसके कारण। और कैरोटीन के कारण जो होता है वह गाय का दूध का जो रंग होता है हल्का जो पीला होता है वह कैरोटीन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी लाया जाता है या प्रयोग में। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है, वह एक प्रकार का शराब के रूप में है, और इसे ही स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन। इसका निर्माण जो है मुख्यतः स्टार्च तथा शर्करा युक्त पदार्थों जैसे जौ, चावल, सेब, अंगूर, गन्ने के रस के किण्वन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैफीन क्षार उपस्थित होता है, मतलब द अल्कलाइड कैफीन इज प्रेजेंट इन, तो बोथ चाय एंड कॉफी में होता है, दोनों में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में वह नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। पौधे मृदा से नाइट्रोजन का अवशोषण सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रेट के रूप में करते हैं। सामान्यतः पौधे 3 प्रकार से नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, वायु से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, और मृदा से नाइट्रेट, और अमोनिया से अमोनिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में जो है वो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 32 का प्रयोग जो है मुख्यतः ट्यूमर कोशिकाओं की पहचान के लिए किया जाता है, क्योंकि कैंसर युक्त कोशिकाओं में अधिक फास्फोरस इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और जबकि कोबाल्ट 60 जो है वह कैंसर के विकिरण चिकित्सा हेतु प्रयोग की जाती है, और आयोडीन 131 जो है वह थायराइड के लिए की जाती है, और सोडियम 24 का प्रयोग जो है रक्त व्यतिक्रम की चिकित्सा के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से इसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं? तो ये सारे में ही है, सोयाबीन, दूध, अंडा और चावल सभी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह रक्त के हीमोग्लोबिन में वह तेजी से घुलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह एक विषैली गैस है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा 200 गुना अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, और कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसके कारण मानव को श्वसन में दिक्कत होती है और वह दम घुटने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लवण युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और चौथा दे रखा यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये जो प्रतिरक्षा जो करता है वो WBC करता है, तो ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 4 जो है वो सही है, तो इस तरह जो आंसर जो हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है रोगों के प्रति प्रतिरक्षा नहीं प्रदान करता है, यह कार्य WBC का है। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और रक्त में ऑक्सीजन का भी संचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि क्विनोन का निष्कर्षण किया जाता है,
किसके द्वारा किया जाता है? तो सिनकोना की छाल द्वारा किया जाता है। बी नंबर जो है आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण सिनकोना वृक्ष का छाल से किया जाता है। सिनकोना एक आवृतबीजी पादप है। कौन सा? आवृतबीजी। यह दक्षिण अमेरिका मूल का पौधा है और जिसे ईसाई मिशनरी द्वारा 16वीं शताब्दी में यूरोप लाया गया और फिर दुनिया में फैलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो यह उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन सभी जीवों में वंशानुगत परिवर्तन है जो स्वतः या अप्राकृतिक रूप से प्रेरित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो गेहूं अंकुर तेल है, गेहूं का अंकुर तेल। इसमें जो है विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसके अलावा जो विटामिन ई का जो है वो बादाम में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है और सूरजमुखी में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, इन सब में पाया जाता है। आपको कमेंट में बताना है विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव सदृश लघुतम कपी है, कौन सा कपी है? ये सबसे छोटा गिवन है। मानव सदृश लघुतम कपी गिवन है। यह कपी भारत में पाया जाता है। गिवन छोटे कपी की श्रेणी में आते हैं, जबकि और सब जो बाकी हैं चिंपैंजी जो हैं, गोरिल्ला हैं और ऑर्गेंगुटान जो है, ये सब जो है बड़े कपी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, किसके लिए मस्तिष्क जिम्मेदार होता है? तो सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, हृदय गति नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, शरीर का संतुलन, तीनों के लिए ये जिम्मेदार होता है। ये जो मस्तिष्क है, अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर के इन क्रियाओं को हार्मोन द्वारा नियंत्रित करती है। इन सभी का नियंत्रण संदेश भेजकर मस्तिष्क ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो देखते हैं। थायमिन जो है थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है, तो ये सही दे रखा है। स्कारबिक एसिड की कमी से अस्कर्बी रोग होता है, ये भी सही दे रखा है। विटामिन ए की कमी से वर्णांता रोग होता है, ये भी सही है। और विटामिन के की वजह से रक्त जमना होता है, तो सारा ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। वह किस बीमारी से पीड़ित है? तो बुलिमिया से वह पीड़ित है। बुलिमिया नर्वोसा भोजन ग्रहण में असंतुलन की बीमारी है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन रोक देना चाहिए और ये जो आमतौर पे जो बुलिमिया से पीड़ित होते हैं वो उल्टी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर है? तो यूनिवर्सल डोनर के जो रूप में है वह वो समूह है, जबकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वह ए बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वह बरेली में है। वह बरेली के इज्जत नगर में है। एक जगह जो नाम है वह इज्जत नगर में है। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1889 में भयंकर रोगों से भारतीय पशुधन संपदा के बचाव हेतु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची दे रखा है 1 और सूची 2 मिलान करना है। विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो विटीकल्चर जो अंगूर की खेती से संबंधित है, तो A का 4 हो जाएगा। वेजिकल्चर किससे संबंधित है? तो वृक्षों की कृषि से संबंधित है, तो B का हो जाएगा 3। पीसीकल्चर जो है वह मछली पालन से संबंधित है और ओरिलीकल्चर जो है वह सब्जी की खेती से संबंधित है। तो इस तरह ऑप्शन जो है B सही हो जाएगा। A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है, कहाँ स्थापित है? तो ये करनाल में स्थापित है। इसकी जो स्थापना हुई थी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की, यह 1923 में हुई थी। यह संस्थान पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस संस्थान को वर्ष 1989 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है मुख्यतः भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत होता है। भारत के केरल राज्य में स्थित शांत घाटी जो है उसमें जैव विविधता जो है, मतलब साइलेंट वैली जो है केरला की, उसमें जैव विविधता जो है बहुत पाया जाता है। और ये जो साइलेंट वैली है वह पलक्कड़ जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है, वेल नोन क्वेश्चन है ये। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, तो क्या होता है? मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण सभी होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का जो खेत है वह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक रूप से जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव किस कैटेगरी में आता है? तो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता के रूप में मानव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश है। जितने भी प्राकृतिक आवास हैं जीव जंतुओं के लिए उनका विनाश हो रहा है। और उसका जो कारण है औद्योगिकरण है, अवैज्ञानिक तरीके से खनन है, अवैध शिकार है। तो इन सब के कारण जो है ये जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम जो है 1972 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की स्थापना एवं अधिसूचना का प्रावधान है। जनवरी 2013 में अधिनियम में संशोधन कर अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया गया। 2013 में जुर्माना और कठोर भी इसमें लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस राज्य पर अवस्थित है? तो इसका जो आंसर है आयोग ने खतौली माना था, जबकि वर्तमान में जो है खतौली जो है उत्तर प्रदेश में 5वें नंबर पे आता है चीनी उत्पादन में, तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है, कहाँ है? तो वह नोएडा में है। ये वेल नोन क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का केंद्र नोएडा में स्थित है। भारत में सॉफ्टवेयर एवं बीपीओ उद्योग जो है बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद तथा पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी यह माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू जो है राजस्थान में है। इस अकादमी की स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी। 1975 में केंद्रीय यानी सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया था? तो सेवा दिवस जो है वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन मनाने के लिए किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पे अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो कहाँ है? तो वह जो है उत्तर प्रदेश में है।
उत्तर प्रदेश में कुल नलकूप सिंचित क्षेत्र जो है, सिंचित क्षेत्र का वो है 32% जो है नलकूप से यहाँ पे सिंचाई की जाती है। और यूपी के बाद जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, देन महाराष्ट्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती के लिए पात्र है? तो 6 से 14 वर्ष के लिए यह पात्र है। और जो सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में शुरू किया गया था, इसके तहत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्ताप्रद शिक्षा उपलब्ध करवाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें, इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गरीबी हटाओ दे रखा है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, हरित क्रांति का प्रारंभ है। तो देख लेते हैं। गरीबी हटाओ जो है 1971 में लाया गया था, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था, और हरित क्रांति जो लाया गया था वह 1966 में लाया गया था। तो आप इस क्रम को सजा सकते हैं। तो बी हो जाएगा, पहले 3, 2 और फिर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ई बीज संबंधित है, यह किससे संबंधित है? यह जो है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से संबंधित है। ई बीज में ई का जो तात्पर्य है वो ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और बीज इसका तात्पर्य जो है वो बिजनेस से है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ई बेज पोर्टल के तहत कारोबार संबंधी 14 प्रकार की स्वीकृतता एक ही प्लेटफॉर्म पे दी गई थी। तो इस तरह आज का क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होता है।